गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संधि को हम ये जाने कि संधि कहते किसको है। देखो, संधि का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। जैसे अगर वेल्डिंग के द्वारा दो छड़ को हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको भी संधि ही कहते हैं। हड्डियों को के जुड़ाव को भी संधि कहते हैं। लेकिन हमारे हिंदी के शब्दों में संधि का क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने लिखा कि वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार। विकार का यहाँ पर अर्थ क्या होगा। जैसे जनरली विकार का अर्थ लोग लेते हैं वर्ज्य पदार्थ, लेकिन यहाँ पर विकार का अर्थ क्या होगा तो हम इस चीज़ को इधर क्लियर करते हैं जब इसको मैं बता रहा हूँ। पहले ध्यान से सुनिए। सबसे पहले संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहले आप परिभाषा जान गए। जैसे कोई पूछे संधि किसे कहते हैं तो बड़ी आराम से कह दीजिएगा कि वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। फिर आइए हम इसको बाद में क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर संधि तीन प्रकार को देखने को मिलता है। तीन प्रकार का होता है, देखने को क्या मिलता है। देखिए, स्वर संधि हम किसे कहते हैं तो आप बच्चों थोड़ा सा परिभाषा अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे स्वर संधि में देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इधर स्वर है इधर स्वर है, तो इससे परिभाषा निकल जाती है कि दो स्वरों के आपस में मिलने से, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न हो, ये विकार शब्द का प्रयोग करना होगा कि दो स्वरों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, कोई पूछा आपसे व्यंजन संधि किसे कहते हैं, एकदम परिभाषा क्लियर है कि व्यंजन और स्वर या व्यंजन और व्यंजन। ठीक है, जब हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो सब स्पष्ट होता जाएगा। अभी परिभाषा पर ध्यान दीजिए कि व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। फिर उसी तरह से विसर्ग संधि किसे कहते हैं तो अब आप कह सकते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन के मिलने से विकार जो उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं या विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बार बार हर चीज़ में यहाँ पर विकार आ रहा है, तो विकार को हम इसको बता करके तब मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि हिंदी साहित्य में खासकर संधि में विकार का क्या मतलब होता है। पर यहाँ देखो, अब हम आज स्वर संधि शुरुआत कर रहे हैं। स्वर संधि, तो स्वर संधि के भेद जो है तो उसमें से 5 भेद होंगे, हम आगे बताएंगे। उसमें से आज हम लोग सीखते हैं दीर्घ स्वर संधि। ओके, देखो मैंने कहा था इसके पहले वाले भाग में कि जब कालमान के अनुसार हम लोग जब पढ़े थे कि जब कम समय लगे तो ह्रस्व कहते हैं, जब उससे दुगुना समय लगता है तो दीर्घ कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ई, फिर बोलते हैं ई, तो एकदम बुझा गया कि पहले वाले में कम समय था, बाद वाले में ज़्यादा समय था। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि ह्रस्व या दीर्घ है, क्या हो, अ हो या ई हो या ऊ हो, या हर्ष हो या दीर्घ हो। जैसे आगे देखिए स्पष्ट हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कहा कि हर्ष या दीर्घ अ यू के बाद हर्ष या दीर्घ क्रमशः वही आवे, यानी अ ई ऊ ही आवे, तब दोनों का दीर्घ हो जाता है। तो बच्चों मैंने देखा है कि इस तरह से परिभाषा लिख कर बोलने से बच्चों को समझ में क्या आती है, नहीं आती है। अब इसी परिभाषा को यहाँ देखिए तो ये परिभाषा आपको अपने समझ में आ जाएगा। जैसे क्या था, जैसे मान लीजिए कि ये अ है, अ के बाद यदि अ ही आवे, ध्यान दीजिएगा समान स्वर होना चाहिए। अ के बाद अ आवे, चाहे अ के बाद आपको आ आता है या आ के बाद अगर अ आवे या आ के बाद यदि अ आवे, ठीक है। तो ये दोनों समान स्वर है, तो दोनों समान स्वर है, तो ये दोनों का जब संधि होगा तो है ना, तो अ ये सब दीर्घ हो जाएगा। इसीलिए बच्चों इसका नाम पड़ गया दीर्घ स्वर संधि। अब समझ में क्लियर आया। अब यहाँ पर जो ये वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ है तो इसी को हम विकार कहते हैं। अब बुझा गया ना, विकार का मतलब कि जब स्वर मिले आपस में तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो यहाँ पर हम देखें कि समान स्वर मिले तो क्या हो गया, दीर्घ हो गया। इसको उदाहरण द्वारा भी हम यहाँ बताएंगे।
फिर इसी तरह से अगर ह्रस्व ई रहे, है ना, इसके साथ ह्रस्व ई रहे, चाहे ह्रस्व ई के साथ दीर्घ ई रहे, या दीर्घ ई के साथ ह्रस्व ई रहे, या दीर्घ ई के साथ अगर दीर्घ ई रहे, तो बच्चों ये सब का दीर्घ हो जाता है, दीर्घ ई हो जाएगा। देखिए, तो यहां पर हमने क्या देखा कि समान स्वर मिल करके दीर्घ होते जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखिएगा, जैसे ऊ के साथ हर्ष ऊ के साथ हर्ष ऊ रहे, या हर्ष ऊ के साथ दीर्घ ऊ रहे, या दीर्घ ऊ के साथ हर्ष ऊ रहे, या दीर्घ ऊ के साथ दीर्घ ऊ रहे, तो इस सब का रिजल्ट दीर्घ ऊ ही हो जाता है। बात आया? तो यही परिभाषा था कि समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है। चलिए, ये जो हुआ यही विकार होता है कि स्वरों के मिलने से क्या उत्पन्न हुआ, तो जो उत्पन्न हुआ उसी का नाम विकार है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है तो उस विकार का नाम संधि होता है। जैसे ये संधि हो गया, क्योंकि संधि इसीलिए कि दो वर्णों के मिलने से ये बना है, ये संधि, तो ये संधि कहा जाता है। ये नहीं कि आप कोई शब्द बोलते हैं तो उसमें संधि कहते हैं, है ना। अब आइए उदाहरण द्वारा समझिए। देखिए बच्चों, कहाँ परेशानियां होती हैं, गौर से जरा देखिएगा। मान लीजिए कि मैं एक शब्द लिखता हूं, आपका जाना पहचाना शब्द है जिसका नाम है विद्यालय। ओके बच्चों, विद्यालय को मैंने कहा, अब गौर से देखो यहाँ संधि किधर है पहले पता करो। तो अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन पहले से अगर तुम शब्दों को जानते हो तो उतनी कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हम विद्यालय हमने लिखा बच्चों, तो यहाँ विद्यालय में स्पष्ट है कि विद्या यानी आ झलक रहा है, आ। ओके, तो आ में ही यहाँ पर संधि है, आ में। अब जरा गौर से देखिएगा क्या क्या परेशानियां होती है, ध्यान से देखिए बच्चों। एक मान लो कि मैंने 4 बच्चों को दिया कि बच्चों इसका तुम विद्यालय का हमको संधि का विच्छेद करके दिखाओ। विच्छेद का मतलब उसको अलग कर देना है। यहाँ जो विकार है ना, अब विकार को हमको अलग अलग करके दर्शाना है। देखिए कैसे, तो 4 लड़कों को दिया, तो एक लड़का ने लिखा बच्चों, एक लड़का ने कि विद्य जोर अलय लिखा। ओके, दूसरा लड़का ने लिखा विद्य जोर आलय लिखा। ओके, तीसरे ने लिखा विद्य है विद्या जोर अलय लिखा, और फिर चौथे ने लिखा विद्या जोर क्या लिखा, आलय लिखा। ओके, ये 4 लड़कों ने 4 डिजाइन से हमारे सामने बनाया। आप सोचिए कि इसमें कौन सही है। निश्चित है कि आप सभी सोच रहे होंगे कि ये वाला सही है। ठीक है, मान लिया कि ये वाला सही है, लेकिन मैं अब आपसे पूछता हूं ये वाला गलत कैसे है, ये वाला गलत कैसे है। मान लीजिए वो लड़का हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सर एक बात बताइए, आप अभी पढ़ाए हैं कि अ और अ मिलकर भी आ होता है, तो यहाँ पर विद्य में अ छिपा हुआ है अ, और फिर यहाँ पर अलय में अ है, तो अ और अ मिलकर आ तो होता ही है, तो अ और अ मिलकर आ हो जाएगा, तो फिर विद्यालय क्यों नहीं हो जाएगा। मान लीजिए बच्चा ने पूछा, आप गौर से देखिए नियम के अनुसार ये चारों संधि विच्छेद क्या है, सही है। जैसे विद्य में का अ, आलय में का आ, तो अ और आ मिलकर के भी तो आ ही होता है। फिर विद्यालय में विद्या का आ, अलय का अ, तो ये भी आ और अ मिलकर के भी तो आ ही होता है। तो फिर बोलिए परेशानी पैदा हुआ कि नहीं। तो फिर हम क्यों नियम पढ़ते हैं कि जब इसमें से ये सही है ये गलत है, और जबकि नियम के अनुसार देखा जाए तो चारों सही है। बच्चों इसीलिए मैं कहता हूँ ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमें हिंदी के शब्द भी जानना जरूरी है कि वो शब्द होता भी है कि नहीं। जैसे अलय कोई शब्द नहीं होता है, विद्य कोई शब्द हिंदी में नहीं है, तो इसीलिए ये संधि सही होते हुए भी इसको गलत माना जाएगा। तो निश्चित आपके जेहन में आ गया कि इसका मतलब कि हम भले ही संधि विच्छेद के नियम पढ़ें, लेकिन जब तक हम शब्दों से परिचित नहीं होंगे हम संधि विच्छेद अच्छा से वही कर सकते हैं। आप जाना पहचाना जो अब सूर्य जो उदय तो सूर्योदय होता है, पर जो उपकार तो परोपकार होता है, इतना ही जान पाइएगा। लेकिन देखो बच्चों, तो यानी संधि विच्छेद करने के लिए शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है कि शब्द हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो विद्या भी शब्द होता है, आलय भी शब्द होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा
ये सही होगा, लेकिन बाकी तीनों गलत, जबकि ये संधि विच्छेद के नियम पर ही क्या है, सही है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी तरह से जैसे मान लीजिए गौर से देखिए लोग कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। जैसे एगो चीज देखिएगा, किसी का नाम रविंद्र है, रविंद्र तो कहा जाता है तो बड़ी आराम से वो रविंद्र ऐसे लिख देता है। बच्चों ये गलत होता है। अगर आप शुद्ध नाम लिख रहे हैं तो ये गलत हो गया, क्योंकि आप गौर से देखिए ये रविंद्र ऐसे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो तो दीर्घ ई है, दीर्घ ई, तो दीर्घ ई है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर तब न संधि होगा यहाँ पर, क्योंकि रविंद्र का निर्माण दो शब्दों से हुआ है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर अब ये देखिए, अब रवि है या इंद्र है, तो रवि हमको जानना पड़ेगा कि हम रवि जो सूर्य कहते हैं वो ह्रस्व इकार में लिखते हैं या कि दीर्घ इकार में लिखते हैं, ह्रस्व इकार में लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमको रवि ऐसे कहना होगा। अब फिर जोड़ यहाँ पर जो इंद्र है तो इंद्र कैसे लिखते हैं तो ये भी जानना होगा। तो इंद्र में ह्रस्व ई लिखते हैं, तो बोलिए रवि जोड़ इंद्र हुआ, तो यहाँ पर ई यहाँ ई मिलकर के दीर्घ बनेगा, तो इसीलिए व में दीर्घ इकार होगा, ह्रस्व इकार क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन आप देखे होइएगा इसको लोग बहुत हल्का लेके चलते हैं। बच्चों ये भारी नहीं होता है। आपको गर्व होना चाहिए कि आप हिंदी को जानते हैं, और हिंदी भाषा में वो ताकत है कि जो भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं हिंदी में, वो किसी भाषा में, हम दुनिया के किसी भाषा में नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, इसीलिए इन चीज को समझना चाहिए। ओके, जैसे आप और भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको हम दिए कि संधि विच्छेद कीजिए रामारी, तो बच्चों आप ही बताइए, आप ये नियम सब जान गए तो रामारी शब्द का जब तक आप अर्थ नहीं जानिएगा तो क्या आप संधि विच्छेद कर पाइएगा? नहीं। आपको जानना होगा कि इसमें राम है और फिर अरी है। देखिए गौर से, यहाँ पर राम हो गया और फिर यहाँ पर अरी है, तो क्योंकि आरी कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर आ रो हर सही आरी कोई शब्द नहीं है। इस अरी का मतलब होता है दुश्मन, राम, तो राम का दुश्मन यानी स्पष्ट इशारा है रावण की ओर। आप जानते ही होंगे रावण को। देखिए तो यहाँ पर म में, यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ पर क्या छिपा है, अ, फिर अरी में यहाँ पर अ है, तो अ और अ के मिलने से विकार जो हुआ, आ हुआ, तो वही जाकर के राम और अरी को रामारी बना दिया। तो यानी संधि को या उसके विकार को तोड़ने आना चाहिए और शब्द का भी ज्ञान जानना चाहिए। जैसे आप आजकल बहुत से रिसेप्शन में जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं बधूत्सव, तो देखिए बधूत्सव ऐसे लिखा रहता है, लेकिन बहुत जगह देखिएगा लोग हर्ष उकार दे देते हैं। नहीं बच्चों, अब यहाँ पर बधू है और फिर उत्सव है, यानी दोनों में ऊ और ऊ है, ऊ और ऊ का संधि हुआ है। तो बच्चों इसमें जानना पड़ेगा कि जैसे बधू हम कैसे लिखते हैं, तो बधू में हर्ष ऊ होता है। देखिए फिर उत्सव में भी हर्ष माने ऊ होता है, तो यही हर्ष ऊ और फिर हर्ष ऊ मिल करके दीर्घ बनता है। इसीलिए बधूत्सव ऐसे लिखा जाता है, ऊ और ऊ मिल करके दीर्घ बना, तो दीर्घ के लिए ऐसे लिखा जाता है बधूत्सव। बोलिए स्पष्ट है कि नहीं है? तो ये बहुत हल्का संधि था कि समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो बच्चों ये संधि के लिए आप विकार को पहचानिए और शब्दों का ज्ञान भी जरूरी है जो अभ्यास से आएगा। तो बच्चों इस वीडियो में या यूट्यूब पर हर प्रकार के एग्जाम्पल को डालना संभव नहीं है, फिर भी हम आपको अभ्यास के लिए 20 को लिख देते हैं। आप उसको क्या कीजिएगा, बना करके आप स्वयं को आंकिएगा। फिर अगले भाग में हम इसका आंसर बता देंगे। यहाँ पर हम लिख कर तैयार किए हैं। जैसे मान लीजिए हो गया एकानंद, फिर करुणामृत, कृष्णानंद है ना, फिर हो गया रामारी, ओके, फिर हो गया गजानन, फिर छात्रावास, फिर हो गया देवालय, फिर हो गया परमात्मा, हो गया पदार्पण, फिर हो गया मंदाकिनी, ओके, फिर हो गया मतानुसार, फिर हो गया महोर्मी,
आप पहचानिएगा, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। फिर हो गया बधूत्सव, बधूत्सव। फिर हो गया गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। फिर हो गया भूर्दवे, है ना। फिर हो गया रविंद्र, जो अभी बताए हैं रविंद्र। फिर हो गया तथापि, है ना। फिर हो गया महेंद्र, महेंद्र। फिर हो गया सीमांत, सीमांत। फिर हो गया सत्याग्रह। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ओके बच्चों, फिर आपको बाद में इसके बाद वाले भाग में हम बताएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।